मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इस प्यारे से YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले यार कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। आज कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की प्यारे बच्चों प्रकाश की इंपॉर्टेंट हेडिंग लेके आए हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। यदि आपने पूरे क्लास में बने रह गए तो आज की क्लास पढ़ने के बाद आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा, चाहे आप जिस बोर्ड से पढ़ रहे हो। प्यारे बच्चों, हिंदी मीडियम वाले सभी प्यारे बच्चों से मेरा ये निवेदन है कि आज की क्लास वो अगर अंत तक बने रहे तो आपको मैं पूरे दावा के साथ कहता हूँ आपका 5 नंबर पूरा कंप्लीट हो जाने वाला, कहीं भी जाने वाला नहीं। ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपके एग्जाम में 5 ही नंबर का आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए होंगे यार वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे बच्चों, ऐसे ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ऐसे ही अच्छे कंटेंट आपको मिलता रहेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। प्यारे बच्चों, कौन सा? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसे ही हम लोग एक नाम से और जानते हैं, यौगिक। यौगिक का मतलब होता है जो दो लेंसों से मिलकर बना हो। मेरे प्यारे बच्चों, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक, बात करते हैं प्यारे बच्चों कि आखिर ये क्या होती है। तो हमने कहा कि यदि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस लगे हों, यदि 2 लेंसों का उपयोग किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो परिभाषा लिख दिया जाए। परिभाषा क्या होता है? ध्यान से देखिएगा। 2 लेंसों को जोड़कर क्या? 2 लेंसों को जोड़कर बनाई गई सूक्ष्मदर्शी। 2 लेंसों को जोड़कर, किसको भैया? 2 लेंसों को जोड़कर बनाई गई सूक्ष्मदर्शी। बनाया गया युक्ति। 2 लेंसों को जोड़कर बनाई गई युक्ति। युक्ति मतलब साधन, यंत्र ना। बनाई गई युक्ति क्या कहलाती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। क्या कहलाती मेरे प्यारे बच्चों? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। देखिए, ये वाला पोर्शन हम लोग इधर लिख देते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। ये तो रहा प्यारे बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कहानी। अच्छा, बात करते हैं इसका उपयोग कहाँ करते हैं। भाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग कहाँ करते हैं? तो यहाँ यार समझ लेते हैं कि यहाँ इसका उपयोग किया। तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग होता है वो ध्यान से समझिएगा कहाँ किया जाता है। तो भैया, इसका जो उपयोग होता है वो छोटे से छोटे कणों का क्या? इसका उपयोग छोटे से छोटे क्या? छोटे छोटे कणों का बड़ा प्रतिबिंब। छोटे छोटे कणों का बड़ा प्रतिबिंब बनाकर, या बड़ी नहीं लिखेगा, बड़ा ना, बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाते हैं। अब बात करते हैं कि हम लोग इसका उपयोग समझ लिए। अब इसका किरणारेख कैसे बनता है? एग्जाम में आपको कहेगा किरणारेख बनाइए और साथ में कह देगा आवर्धन क्षमता निकालिए। तो याद रहे, किरणारेख और आवर्धन क्षमता। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, किरण आरेख और आवर्धन क्षमता। ये जो क्वेश्चन है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो किरण आरेख इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वो किरण आरेख बनाने में बड़ी समस्या आती है। कहीं ना कहीं लाइन हम लोग को गलती हो जाता है, कटता नहीं है, वो होता है। तो ध्यान से देखना कैसे बनाया जाता है, एकदम सरल तरीके से बनाना सिखा रहे हैं हम लोग। अब हम समझेंगे नेक्स्ट पेज पे कि इसका किरण आरेख क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे इसका किरण आरेख। तो सबसे पहले काम होता है कि हमको एक खुद सीधी लाइन खींच लेनी रहती है। हमने कहा ये एक सीधी लाइन हो गई हमारी, ठीक, ये लेंस बन गई। ठीक, ये इसके सामने ये कोई वस्तु हमने रख दिया। फिर उसके बाद हम लोग इसका आधा भाग करते हैं, जो लेंस का आधा भाग होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। ठीक, ये एक किरण आपकी ये निकलेगी, एक किरण आपकी है ये, ठीक,
एक प्रकाश किरण प्यारे बच्चों ये निकल रही है। तो ये जो प्रकाश किरणें हैं, ये प्रकाश किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पे आपतित होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जब भी ये प्रकाश किरणें लेंस पे आपतित होंगी तो वो कहाँ से होकर पास होंगी? मुख्य फोकस से, उत्तल लेंस के इस वाले मुख्य फोकस से होकर क्या करती हैं? पास होती हैं। तो एक प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजारते हैं। यहाँ ये एक दूसरे को काटती, जहाँ एक दूसरे को काटती हैं प्रकाश किरणें, वहीं वस्तु AB का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बनेगा। ये आपका FO हो गया। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर है। वस्तु AB का जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब हमारा ये बना है जो है B' और क्या है? A'। ये बात आप ध्यान देना। हमने कहा वो लेंस थोड़ा सा आपका बड़ा होना चाहिए ना, वो लेंस इससे क्या होना चाहिए था? बड़ा। अब यहाँ से ये जो लेंस आपने बनाया है, इस लेंस का आधा वाला पोर्शन कर दीजिए, ये बीच वाली लाइन जो इसे आप द्वारक कहते हो, ये वाला जो पॉइंट है इसे प्रकाशिक केंद्र E से व्यक्त कर देते हैं। यहाँ से ध्यान से देखना है कि आपने जो नेत्रिका, ये जो नेत्रिका लेंस बनाए हो, ये जो बड़ा सा लेंस बनाए हो, इसका जो फोकस है प्यारे बच्चों वो यहाँ है, इस वाले पॉइंट पर FE के पास। ये FE है, ये वाला जो पॉइंट है ये नेत्रिका लेंस का मुख्य फोकस है। याद रहे मेरे प्यारे बच्चों, इस नेत्रिका लेंस को हम लोग इस प्रकार आगे और पीछे खिसकाते हैं, इस प्रकार आगे और पीछे बढ़ाते हैं कि ये नेत्रिका लेंस के मुख्य फोकस के मध्य ये वस्तु A' B' आ जाए। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं, ये वस्तु जो A' B' है, ये जो प्रतिबिंब A' B' बना है, जो ये AB का प्रतिबिंब A' B' बन रहा है, ये A' B' इसके मुख्य फोकस के मध्य आना चाहिए, इसके मुख्य फोकस के बीच में रहना चाहिए। इस बात को आपको याद रहे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं कि ये जो प्रतिबिंब है हम लोगों का लगभग नेत्रिका लेंस के मुख्य फोकस के बीच में ही आया है। तो हम जानते हैं कि जब किसी भी उत्तल लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के मध्य अगर वस्तु रखी जाती है तो उस वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो बहुत ही बड़ा बनता है, और क्या बनता है? आभासी बनता है। और क्या बनता है प्यारे बच्चों? याद रहे, सीधा बनता है। तो अब ये जो A' B' है इसके लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। आइए, इससे दो किरण निकलने वाली है, वो दोनों किरणें कौन कौन सी हैं? ध्यान से देखिएगा। एक प्रकाश किरण आपकी ये निकल रही है, कौन सी? देखिएगा, एक प्रकाश किरण ये निकल रही है जो कि प्रकाशिक केंद्र E से होकर जा रही है। किससे होकर जा रही है भाई? प्रकाशिक केंद्र E से होकर जा रही है। कहाँ से? प्रकाशिक केंद्र E। और दूसरी वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। कहाँ आपतित हो रही है? मुख्य अक्ष के समांतर। अब आप बताओ, ये वाली जो प्रकाश किरणें हैं ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो कहाँ से होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से होकर जाएंगी। तो आइए, अब आप एक प्रकाश किरण आप यहाँ से गुजार दीजिए, एक प्रकाश किरण आप यहाँ से गुजार, वो कौन सी प्रकाश किरण है जरा ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। एक प्रकाश किरण ये लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई है, लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। और दूसरी वाली ये जो प्रकाश किरण है जब लेंस से अपवर्तित होगी तो ये कहाँ से होकर जाएगी? यहाँ। अब ये एक दूसरे को आगे नहीं काटने वाले हैं, इस बात को आपको याद रहे कि ये प्रकाश किरणें एक दूसरे को आगे नहीं काटेंगी। अच्छा, अब ये दोनों प्रकाश किरणें जब एक दूसरे को आगे नहीं काटेंगी तो हम दोनों प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे और जहां ये काटेंगे वहीं वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा। याद रहे, अब ये कुछ डायग्राम में ये प्रकाश किरणें यहाँ भी कटती हुई दिखाई पड़ती है और कुछ डायग्राम में ये प्रकाश किरणें यहाँ भी कटती हुई दिखाई पड़ती है। तो आप इसके लिए बेफिक्र हो, आप वो प्रकाश किरण यहाँ भी काट सकते हो, आप वो प्रकाश किरण यहाँ भी काट सकते हो, कहीं भी काटो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। अब देखना, इन दोनों प्रकाश किरण को पीछे की तरफ बढ़ाने पे ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर, तो देखिए कहाँ काटते हैं। एक लाइन और खींच लेते हैं, ठीक, एक लाइन और यहाँ देखते हैं। अब देखते हैं ये दोनों प्रकाश किरणें कहाँ एक दूसरे को काट, तो लगभग ये दोनों प्रकाश किरणें आपकी ये यहाँ पर काट रही हैं। ठीक, जहाँ पर जो बड़ी लाइन है उसको हम लोग इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं प्यारे बच्चों। अब उसके बाद ये जो एक दूसरे को काटी हैं और ये A' B' का क्या हो जाएगा? प्रतिबिंब बन जाएगा। और यहाँ आपकी जो प्यारी प्यारी आंखें हैं वो जो आप देख रहे हो वो आपकी आंखें हो गई। ये आपका क्या कहलाएगा? प्रेक्षक। आप अभी तक केवल डायग्राम बनाए हो, अभी तक आपने डायग्राम बनाया है। एक लाइन और कंप्लीट करते हैं, वो लाइन हमारी क्या होने वाली है? वो लाइन हमारी ये होने वाली है, ध्यान से देखना।
अब इस वस्तु ए बी का जो है प्रतिबिंब जो बना है ए डैश बी डैश का जो प्रतिबिंब, इसको कलर दूसरा कर दें जिससे कि आपको दिखता रहे कि ये प्रतिबिंब हमारा बना है। ठीक, अब जो ये प्रतिबिंब बना है ये ए डैश बी डैश का प्रतिबिंब बना है। इसका अगर आप नाम देना चाहो तो ए डैश बी डैश जो भी देना चाहो, क्या देना चाहते हो भाई, इसका नाम आप देना चाहते हो, लो भैया तुमने एक को पी दे दो और एक को क्या दे दो, क्यू दे दो, दे दिए, पी क्यू दिए। एक नाम आपने पी दिया और एक नाम आपने क्या दिया, क्यू। एक नाम आपने पी दिया, एक नाम आपने क्या दिया, क्यू दिया। इस प्रकार आपका जो ये किरण आरेख था किसका, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो किरण आरेख था मेरे प्यारे बच्चों वो आपका कंप्लीट होता। अब केवल आपको दूरी दर्शानी है, इनकी नाम लिखने हैं, कहाँ कौन है कहाँ कौन नहीं है। याद रहे किरण आरेख आपका कंप्लीट होता है। हमने कहीं पर कोई भी चीज़ें पहले से बना के नहीं रखा था जिससे कि आपको ये लगे कि हम लोगों ने पहले से बनाया। कुछ नहीं करना यार, केवल एक बात ध्यान देना कि ये जो वस्तु के पास वाला लेंस होता है इसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं बताओ भैया, अभिदृश्यक लेंस। क्या कहते हैं, जो वस्तु के पास वाला लेंस होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो अपने आँख के पास रहता है, आपके आँख के पास रहता है उसे हम क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नेत्रिका लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं भाई, नेत्रिका लेंस कहते हैं। बात यहाँ तक क्लियर है। ये हमारा अभिदृश्यक लेंस, ये हमारा नेत्रिका लेंस। अब आपको समझना है हमने क्या क्या किया है। ये कोई वस्तु ए बी है जो कि अभिदृश्यक लेंस के सामने रखी गई है। इससे दो प्रकाश किरणें निकली हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक को प्रकाशिक केंद्र से होकर गई हैं। ये दोनों प्रकाश किरणें जहां काटी हैं वहीं वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश मिला। याद रहे, अब हमें एक नेत्रिका लेंस लगाना रहता है जो कि इससे बड़ा होता है। अब ये नेत्रिका लेंस इस प्रकार रखा जाए कि वस्तु ए डैश बी डैश इसके मुख्य फोकस के मध्य हो। फिर यहाँ से ए डैश बी डैश से दो प्रकाश किरणें निकलती हैं, एक प्रकाशिक केंद्र ई से होकर जाती है और एक मुख्य अक्ष के समांतर होके। तो जो मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं वो अपवर्तित होने के पश्चात मुख्य फोकस से चली जाती हैं। फिर उसके बाद ये दोनों किरणें यार आगे तो नहीं मिलने वाली हैं, इनको पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ आके काटे, तो जहाँ काटे वो पी और क्यू मिला, जो ए डैश बी डैश का क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा बनता है। अब ये हमारा प्रेक्षक होता है। ध्यान देना, प्रेक्षक वो होता है जो वस्तुओं को देख रहा है। ठीक, अब जहाँ जहाँ जो दूरी है वो दूरी रख के चलते हैं प्यारे बच्चों, और चिन्ह परिपाटी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यूओ होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यूओ, मतलब वस्तु से लेकर प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी यूओ। और ध्यान देना माइनस होगा क्योंकि ये लेंस के बाएं तरफ है, दाएं तरफ नहीं है। फिर अब इसका जो प्रतिबिंब बना है वहां से वहां तक की दूरी वी ओ होगा। अच्छा, ओ क्यों दिखा रहे हैं, ओ हम लोग इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अभिदृश्यक लेंस की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाली दूरी प्लस होगी क्योंकि ये इधर है। ठीक है, फिर आगे हमने देखा कि जो ये ए डैश बी डैश बन रहा है, ए डैश बी डैश जो बन रहा है वो इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का काम कर रहा है। तो ये हमारे क्या हो गए, यू ई हो जाएगा। अच्छा, यू ई क्यों लगाया, क्योंकि ये नेत्रिका लेंस के लिए था। और ध्यान देना माइनस यू ई, माइनस यू ई, याद रहे माइनस यू ई क्योंकि ये भी बाएं तरफ है। उसके बाद जो यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रतिबिंब बना, ये जो प्रतिबिंब बना है वो याद रहे, जो ये प्रतिबिंब बना है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वी ई इज इक्वल टू डी। ध्यान देना। अच्छा, ऐसा हमने क्यों किया, v इज इक्वल टू माइनस डी क्यों लगाया भाई, ऐसा हमने क्यों किया बताओ, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है वो मान लेंगे कि प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बना है। तो इधर से दूरी जब डी नापोगे तो बाएं ही आओगे, तो प्लस के बजाय यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और वी ई इसलिए लगाया है क्योंकि ये नेत्रिका लेंस के द्वारा बना प्रतिबिंब है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ वी ई लगा दिया। वास्तव में यहाँ से यहाँ तक की दूरी वी ई ही होता, पर हमने पहले ही मान लिया कि ये डी दूरी पे बना हुआ है। ठीक, अब उसके बाद आपको याद रखना है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी नेत्रिका लेंस की फोकल लेंथ कहलाती है या नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी कहलाती है।
और ये वाली भी दूरी आपकी क्या होती है, माइनस में ही होती है। अब आपको जहां जिस चीज की जरूरत है आपके डायग्राम में पूरा टोटल हर एक, अब आपको मिला जुला के इसकी आवर्धन क्षमता निकालना है। क्या निकालना है, आवर्धन क्षमता। किरण आरेख आपके पूरे कंप्लीट है, आपको एग्जाम में ऐसे बना के रख देना। अभिदृश्यक लेंस क्या होता है, जो वस्तु के पास होता है उसे हम अभिदृश्यक लेंस कहते हैं, और जो हमारे आंख के पास होता है उसे हम नेत्रिका लेंस कहते हैं। इतना लिखने के बाद हम आवर्धन क्षमता पे चलेंगे। अच्छा, याद रहे कि आवर्धन जो क्षमता होता है भाई, जो आवर्धन क्षमता होता है वो होता है यम बराबर बीटा बटे अल्फा। चलो, आवर्धन क्षमता जो होता है वो होता है यम बराबर बीटा बटे अल्फा। वो तो हम लोगों ने पिछली वाली दूरदर्शी में पढ़ा था, तो वहां से निकालते हैं आवर्धन क्षमता। अच्छा, अभी हम लोग पूरे डायग्राम में एक चीज छोड़ के आए हैं, कोण, कि कोण कौन कहाँ होगा। तो आइए पहले आवर्धन क्षमता यम बराबर होता है बीटा बटे अल्फा, बीटा बटे अल्फा। ध्यान रहे कि ये जो क्षमता है, जो ये कोण है, इतना छोटा कोण है कि बीटा जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, टैन बीटा के, और अल्फा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, टैन अल्फा के। तो चाहे हम बीटा का मान निकाले चाहे टैन बीटा का मान निकाले, यहाँ ले आके रख देंगे, याद है। तो मैंने समीकरण नंबर 1 बना दिया। फिर से बता रहे, आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, बीटा बटे अल्फा। आइए, जो बीटा है वो छोटा है इसीलिए टैन बीटा हो जाएगा, अल्फा है टैन अल्फा। हमने प्रकाशिकी में इतनी सारी चीजें पढ़ा है कि भैया वो इसके बराबर वो इसके बराबर, क्योंकि छोटा होता है, इतना तो आदत पड़ ही गया होगा। टैन बीटा और टैन अल्फा का मान निकाल ले तो काम हो जाए यार। अब देखो, जो बीटा होता है वो आपका कोण है यहाँ बनता है, याद रहे, बीटा वाला आपका यहाँ बनेगा। अच्छा, क्यों बनेगा, क्योंकि प्रतिबिंब के द्वारा आंख पे बना कोण, तो चाहे हम पी क्यू के द्वारा कोण लेके चले तो भी बीटा है, चाहे हम ए डैश बी डैश के लेके चले तो भी बीटा ही है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको यहां तक नहीं दिक्कत है तो अल्फा भी काम कर ले तो अच्छा रहे। याद रहे, अल्फा हम बनाते समय, अल्फा कोण बनाते समय ये वस्तु ए बी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे मानते हैं। तो यानी आपने स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहां से यहां तक माना है, यहां से यहां तक माने हो, तो वस्तु ए बी भी आपका यहीं कहीं आएगा। जब वस्तु ए बी यहां आएगा तो उसके लिए हम लोग एक केवल कल्पना करेंगे कि वस्तु ए बी कहीं यहां पर है। तो कल्पना वाली जो लाइनें होती हैं उन्हें हम ऐसे मान लेते हैं यार, माना कि वस्तु ए बी है, तो वस्तु ए बी आपका है, ए बी के इक्वल की हाइट तुम ले लो भैया, ए बी के इक्वल की हाइट आप ले लो, लगभग इतना जितना है। अब देखिए, ये वस्तु आपकी क्या हो गई, ए बी हो गई। ये यहाँ केवल इमेजिन कर लिया जा रहा है कि ये जो डॉट डॉट लाइन है ये वस्तु ए और क्या है, बी है। अब यहां से अगर एक लाइन हम उस पर ड्रॉन कर दे आपके लेंस पे, तो वहां जो कोण बनेगा वो कोण कौन सा होगा, अल्फा होगा। केवल इमेजिन किया जा रहा, वास्तव में ये लाइन यहाँ है नहीं भाई। अब आप जो यहाँ लाइन ड्रॉन कर रहे हो ये वाला कोण क्या है, अल्फा है। अब देखिए, सारा डायग्राम कंप्लीट है। अब ये वाला कोण क्या, अल्फा। तो याद रहे, अल्फा का मान हम त्रिभुज ए बी ई से निकालेंगे और बीटा का मान आइए हम निकालते हैं। तो सबसे पहले बीटा का मान निकालेंगे। तो त्रिभुज हम किस में चलने वाले भैया, अब साधारण है, बिल्कुल आसान है। अब हम त्रिभुज ए बी ई की बात कर रहे हैं। देखो, त्रिभुज ए बी ई की ना, तो त्रिभुज ए बी ई में, कहाँ, त्रिभुज ए बी ई में जो कोण अल्फा है वो कोण अल्फा किसके बराबर होगा, टैन अल्फा के, और टैन अल्फा बराबर होता है लंब बटे आधार। अच्छा, कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो भैया इसके सामने वाली भुजा लंब में कौन है, ए बी है। हाँ, और आधार कौन है भाई, आधार यहां से लेके यहां तक की लाइन है जिसे हम ए ई कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ए ई कह रहे हैं। ए बी बटे ए ई आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, अल्फा का मान तो हम पा चुके हैं, अल्फा बराबर पा गए भैया ए बी बटे क्या, ए ई। अच्छा, अल्फा का मान जब पा गए तो हम बीटा का मान निकालने चलते हैं। बीटा वाला मान कहाँ से निकलेगा, बीटा का मान निकलेगा त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में, त्रिभुज ए डैश बी डैश ई में
जो बीटा है वो tan बीटा के बराबर होगा। तो बीटा जब tan बीटा के बराबर होगा तो tan बीटा बराबर होता है लंब बटे आधार ना। तो ध्यान से देखिए, इसके सामने वाली भुजा लंब यही है, ये वाली लाइन ना। तो आप देखिए उसको लंब लिखे हो a डैश और क्या b डैश, और आधार यहां से लेके यहां तक की भुजा आधार होगी, जिसे आपने a डैश e दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे? a डैश e। अब बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा a डैश b डैश अपान a डैश e। ये बीटा का मान आया। समीकरण नंबर 2 बनाओ या ना बनाओ, ये बीटा का मान आ गया। अब यही अल्फा और बीटा का मान आप तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम लोग अगर इसको और छोटा कर सके तो अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, अल्फा और बीटा का, अल्फा व बीटा का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहां पर रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 यही है तो यहीं रख दो। m इक्वल टू जहां बीटा है वहां बीटा रखो। तो बीटा की वैल्यू है a डैश b डैश अपान में a डैश e, और अल्फा का मान है, अल्फा का मान आपने यहाँ निकाला है ए बी अपान क्या है ए ई। अब आप देखिए इनका पारी है ऊपर जाने का, इनका यहाँ है तो लेके जाइए। तो m बराबर क्या आ गया, a डैश b डैश अपान में कौन आ जाएगा ए बी, यहाँ लिख लेते हैं, इंटू एड कौन बचा है देखिए ए ई बटे क्या आ जाएगा ए डैश। अब सबके मान रखने हैं, अब सबका मान रखना है तो थोड़ा देर के लिए आप ये देखोगे, समीकरण नंबर 2 बनाओ। आप देखिए ए डैश बी डैश और ए बी का मान आपके पास डायग्राम में है ही नहीं। यहाँ देखो ए बी का भी मान नहीं है, न तो ए डैश बी डैश का मान है। तो दोनों मान निकालने के लिए हमको इसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। इसको बदलना है तो आइए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं थोड़ा सा उस त्रिभुज में। देखिए त्रिभुज ए बी ओ, देख रहे हैं त्रिभुज ए बी ओ, चूंकि त्रिभुज ए बी ओ समरूप है, त्रिभुज ए बी ओ समरूप है। ध्यान से देखना, यहां जो त्रिभुज समरूप है वो त्रिभुज समरूप है ए डैश बी डैश ओ। ए बी ओ समरूप है त्रिभुज ए डैश और कौन बी डैश ओ। अब क्यों समरूप है, क्यों समरूप है? क्योंकि ये वाला एकांतर कोण होता है यहां से लेके यहां तक का, और ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है 90 अंश होता है, इसलिए समरूप है। तो त्रिभुज ए बी ओ और ओ ए डैश बी डैश ये समरूप है। तो समरूपता का नियम कहता है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होना चाहिए। तो इधर का लंब ए बी है, इधर का लंब ए डैश बी डैश है, यानी हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू का हो जाएगा, ध्यान देखिए, इज इक्वल हो जाएगा ओ ए डैश अपान ओ ए। क्या हो जाएगा, ओ ए डैश अपान क्या हो जाएगा ओ ए। ये समीकरण नंबर क्या आ गया 3। लास्ट आप यहां से ए बी डैश और ए बी की वैल्यू आप यहां ले आके रख दो समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 से, समीकरण 2 में ए बी डैश अपान ए बी का मान रखने पर, का मान रखने पर, अब जब मान रखोगे तो क्या मिलेगा, जब मान आप रखोगे तो m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जहां a डैश बी डैश अपान ए बी है वहां आप पा जाओगे ओ ए डैश बटे क्या ओ ए, इंटू क्या हो जाएगा भाई, इंटू आ जाएगा a डैश ई बटे ए ई। ठीक, अब आप केवल वैल्यू रख दो। अच्छा यहाँ डैश नहीं होना चाहिए था, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, ये। अब आप केवल वैल्यू रखते चले जाओ बस। ओ ए डैश, ओ ए डैश आप देखिए कहाँ है, ओ से लेके ए डैश की वैल्यू वी ओ है। क्या है, वी ओ, याद रहे, ध्यान से देखिए, ओ से लेके ए डैश की वैल्यू वी ओ है तो आप वी ओ रखोगे। फिर ओ से लेके यू ए, ओ से लेके ए की वैल्यू माइनस यू ओ है तो यहाँ माइनस यू ओ रखोगे, इंटू ए से लेके ई की वैल्यू, तो देखिए ए से लेकर ई की वैल्यू है। अच्छा यहाँ देखिए
ये देखिए ए से लेकर ई की जो वैल्यू है वो किसकी इक्वल है, माइनस डी के। ध्यान से यहां से देखो ए ई जो है किसकी इक्वल है, माइनस डी के। और ए डैश ई जो है वो किसकी इक्वल है भाई, ए डैश ई जो है हमारा किसके इक्वल है, ध्यान से देखिए यू ई के। तो माइनस यू ई आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब हमारे पास जो मेन फार्मूला आएगा माइनस वी नॉट अपान यू नॉट इंटू डी बाई क्या हो जाएगा, यू ई। ये आपका मेन फार्मूला आता है। अगर आपको कंडीशन स्पेशल स्थिति विशेष स्थिति नहीं कहता है तो आप यहीं पर छोड़ देंगे। अगर विशेष स्थिति कहता है तब ये आप बना दीजिएगा समीकरण नंबर 4। यहां तक आपका मेन फार्मूला कंप्लीट होता है। लास्ट दो स्थिति बची हैं, वो दो स्थिति कौन कौन सी उसको भी हम लोग जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास कंप्लीट। लास्ट दो स्थिति कौन सी है भैया, वो एक स्थिति ये है कि पहला केस नंबर फर्स्ट, ध्यान देखिएगा, यदि अंतिम प्रतिबिंब कहां बने, ध्यान से, यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने, कहां पर बने भैया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तब क्या होता है, तब कुछ नहीं करना है, केवल ध्यान देना है जो वी ई रहेगा वो डी हो जाएगा, जो यू रहेगा वो यू ई हो जाएगा, और जो एफ रहेगा वो एफ ई हो जाएगा। एक बार फिर से, अगर प्रतिबिंब आपका न्यूनतम दूरी डी पे बनता है तो जहां वी ई रहेगा वहां माइनस डी ई, जहां यू रहेगा वहां माइनस यू ई, जहां एफ रहेगा वहां एफ ई। तो भाई लेंस के सूत्र से क्या कहता है, लेंस का सूत्र कहता है 1/v। अच्छा एक बात ध्यान से, 1/f, एफ के स्थान पे एफ ई बराबर 1/v, वी के स्थान पे माइनस डी, और 1/u होता है तो u के प्लेस पे क्या रखेंगे, माइनस 1/ue। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/fe बराबर क्या आ जाएगा, 1/ue प्लस 1/ue माइनस 1/ क्या आ जाएगा, de। यहाँ आया। अब आप क्या करना है, ध्यान से अगर आप देख रहे होंगे, हमें यहाँ किसका मान निकालना है, हमें यहाँ d/ue चाहिए, d/ue। तो d/ue करने के लिए ये चीज उठा के हम इधर प्लस कर देंगे। तो अब हम लोग इसको ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा डायग्राम का कोई ज़रूरत नहीं है अब, तो हम क्या करेंगे, इसे ऊपर कर लेते हैं और यहाँ कंप्लीट कर देते हैं। ध्यान से आप देखिए, केवल आपके पास यहाँ d/ue का मान चाहिए। तो d/ue कैसे मिलेगा, सबसे पहले तो 1/ue निकालो, इसको इधर कर दो। तो भाई माइनस वाला जब आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, 1/d बराबर 1/ue। अब आपको चाहिए d/ue, यानी यहाँ d आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे भैया, d से गुणा कर देंगे, d से गुणा करने पर, कहाँ, d से गुणा करने पर। तो जब आप d से गुणा करोगे तो यहाँ भी d का गुणा होगा, d/f आएगा, यहाँ भी d से गुणा होगा, यहाँ भी बराबर, यहाँ d/ue। पाए कि नहीं, जो आपको चाहिए d/ue, ये d से d कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा d/fe और प्लस यहाँ 1 बराबर क्या मिला, d/ue। अब ये मान आप वहां रख दो, ये मान आप कहाँ रख दो, समीकरण 4 में। तो भैया समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या कहता है, m = -vo अपान uo, और ये जो d/ue है वो आप इसके इक्वल है क्या, 1 + d/fe। तो ये आपका जब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पे बने, तब के लिए आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है। लास्ट है केस नंबर आपका 2। केस नंबर 2 क्या कहता है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन जाए भैया बताओ, यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने, यदि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, अनंत पर बने। तो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो जो आपका ये कहाँ गया, ये जो ue होता है ये अनंत हो जाता है। तो डायरेक्ट आप समझिए कि जो ये आपका ue है वो अनंत नहीं, सॉरी,
अनंत जो ये एफ ही हो जाएगा। कब वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे बनता है? जब लेंस के मुख्य फोकस पे वस्तु रखी जाए तो प्रतिबिंब अनंत पे बनता है। तो जहां आप यू ही है वहीं पर एफ ही रख देंगे। तो फिर से आप जब समीकरण 4 के पास लौटोगे, समीकरण 4 के पास जब आप भी लौटोगे तो क्या मिलेगा? देखिए समीकरण 4 से क्या मिल जाएगा? m इज इक्वल टू माइनस वीओ अपान यूओ डी अपान, जहां यू ही है वहीं हम क्या रख देंगे? एफ ही। तो इस प्रकार आपका ये भी कंडीशन कंप्लीट हो जाता है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पे बने तब के लिए, और जब अंतिम प्रतिबिंब आपका कहाँ बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बने तब। याद रहे यहाँ आवर्धन क्षमता आपकी अधिकतम होती है, यहाँ आवर्धन क्षमता आपकी अधिकतम होती है, और यहाँ आवर्धन क्षमता आपकी क्या होती है? मिनिमम होती है, यानी न्यूनतम होती है। कभी कभी ऐसे भी कह सकता है कि अधिकतम आवर्धन क्षमता ज्ञात करिए, तो अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए हमारा ये फॉर्मूला था। अच्छा कैसे आप जान गए अधिकतम है? क्योंकि भाई दोनों में डिफरेंट ये है कि यहाँ एक प्लस किया जा रहा है और यहाँ कोई चीज़ आपको प्लस नहीं है। आप इतनी चीज़ें मिलाओ, ये मिल रहा है पर इसमें एक प्लस है और इसमें एक प्लस है नहीं है, तो ये आपका मिनिमम होगा, वो आपका क्या होगा? मैक्सिमम होगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक।